हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं हमारे जीके सीरीज को, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था पिछली क्लास में। आज की हमारी क्लास जो होने जा रही है वो है कृषि के ऊपर, भारत में कृषि। तो हम समझेंगे आज की क्लास में कि भारत में किस किस प्रकार की कृषि जो है वो की जाती है, उनका क्या महत्व है, और साथ में सरकार के द्वारा वो कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई कृषि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में कृषि, जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। और भारत में जो कृषि है वो अलग अलग नामों से भी जानी जाती है, अलग अलग उसके उसको करने के तरीके भी होते हैं। जैसे स्थानांतरित कृषि होती है, कहीं पर हम उसको कमर्शियल कृषि, कमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं, जिसको अपन व्यापारिक फसल भी कहते हैं। और साथ में कहीं कहीं पर जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसे नाम भी आते हैं, जिनको हम अधिकृत कृषि भी कहते हैं। तो बात करें पहले हम कृषि के क्षेत्र की। आपने पढ़े होंगे कि तीन तरह के जो क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, और एक तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। तो आप क्या बता सकते हैं कि हमारी जो कृषि है ये इन तीन में से किस क्षेत्र में आती है, ये तीनों का इस्तेमाल क्या होता है। तो बात करें कृषि की, तो कृषि जो है ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें हम ऐसी चीज़ों को शामिल करते हैं जिससे हम सीधा कच्चा माल जो है, मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल है, जहाँ से हम हमारे कच्चे माल को, मतलब रॉ मटेरियल, उसे हम प्राप्त करते हैं। तो कृषि जो है हमारा, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। अब इसी कच्चे माल को जब हम किसी उद्योग में भेजेंगे जहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, मतलब उससे कोई वस्तु तैयार की जाएगी, तो वो क्षेत्र कहलाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर, मतलब उद्योग। तो जितनी भी हमारी कृषि है, जितनी भी हमारी खदानें हैं, माइंस हैं, जहाँ से हमें खनिज मिलता है, ये सब हमारे कौन से क्षेत्र कहलाते हैं, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। और उन्हीं खनिज को और कृषि से प्राप्त जो भी हमें फसल प्राप्त हो रही है, उसे जब हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चर मतलब उस कच्चे माल से सामान बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए जब भेजते हैं, तो वो क्षेत्र कौन सा होता है, ये द्वितीयक क्षेत्र होता है। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की, टर्शियरी, ठीक है, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। मतलब हमारे कच्चे माल को हमने इंडस्ट्री में भेजा तैयार होने के लिए, रॉ मटेरियल से हमने फिनिश गुड, एक कोई प्रोडक्ट तैयार कर लिया। अब जो मैन्युफैक्चरिंग बना हुआ आपका जो प्रोडक्ट है, ये आप तक जिस भी सर्विस के थ्रू हम तक पहुंचेगा, वो कहलाएगा तृतीयक क्षेत्र। इन शॉर्ट आप समझिए, कोई भी चीज आपको एग्रीकल्चर से मिल रही है, वो है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद वो फैक्ट्री में जा रही है, वो क्या है, फैक्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर, मतलब द्वितीयक क्षेत्र। और उसके बाद वो फैक्ट्री से निकलकर सामान हम तक पहुंच रहा है, जिस माध्यम से पहुंच रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंच रहा है, या कुरियर सर्विस के थ्रू पहुंच रहा है, तो वो क्षेत्र कहलाएगा टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो ये थे हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र।
बात करें कृषि की तो कृषि किस में आता है, हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें कि संविधान में इसे क्या दर्जा दिया है कृषि को, तो संविधान की 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में कृषि को कौन सी सूची में स्थान दिया गया है, आप बता सकते हैं? तो ये संविधान की 7वीं अनुसूची में कृषि को राज्य सूची जो होती है, जैसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आप लोग जानते हैं जिसे हम राज्य सूची को क्या कहते हैं, स्टेट लिस्ट भी कहते हैं। मतलब इस कृषि के ऊपर अगर कोई कानून बनाएगा तो वो राज्य सरकार का काम रहेगा। और एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका नाम है MS स्वामीनाथन। आप जानते होंगे ये MS स्वामीनाथन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी और इन्हीं को हम हरित क्रांति का जनक मानते हैं। तो MS स्वामीनाथन ने कहा था कि उनके द्वारा कहे गए से कथन है कि कृषि को जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम समवर्ती सूची भी कहते हैं, समवर्ती सूची में शामिल होना चाहिए, शामिल करना चाहिए। ये किसका कहना है, ये MS स्वामीनाथन का कहना है कि कृषि को कॉन्करेंट लिस्ट जो हमारी समवर्ती सूची है उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, समवर्ती सूची में शामिल क्यों होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, जिससे केंद्र व राज्य दोनों सरकारें नियम बना सके एवं कृषि का विकास कर सके। ठीक है, ठीक। तो ये कहना है किसका, ये कहना है स्वामी MS स्वामीनाथन जी का कि कृषि को किसमें शामिल होना चाहिए, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में, जिससे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सके और हमारी कृषि का विस्तार कर सके। लेकिन इस केस में क्या होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में कोई क्लैश होगा, कोई झगड़ा होगा, इस वजह से इसको राज्य सूची में ही शामिल किया गया है। बात करते हैं कृषि की कि भारत में कृषि जो है वो कितने लोगों को रोजगार प्रदान करती है, तो लगभग 60% जनसंख्या जो है, 60% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, कृषि जो है, कृषि हमारे देश की लगभग 60% जनता को रोजगार देती है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब होता है कि कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे कृषि से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जिससे कि उन्हें रोजगार मिलता है। तो वो डायरेक्ट कृषि नहीं करते लेकिन कृषि पे आधारित जो उद्योग हैं उनसे जुड़े हुए हैं और इस वजह से उनको रोजगार प्राप्त होता है।
चलिए बात करते हैं कि जीडीपी। आपने सुना होगा जीडीपी, जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, मतलब किसी एक साल में हमने कितने प्रोडक्ट को बनाया, कितना हमने उगाया और उससे कोई भी चीज़ बनाई और उसको बेचा, ये होता है जीडीपी। तो अगर बात करें कृषि की, तो कृषि का हमारी जीडीपी में 17% का योगदान है। ठीक है, मतलब जो हमारी कुल जीडीपी है उसमें सिर्फ 17% जो हिस्सा है वो कहाँ से आता है हमारा? वो आता है हमारा एग्रीकल्चर से। ठीक है, और बात करें 1951 और 52 के समय, 1951-52 के समय जीडीपी में कृषि का योगदान, अब आप बताएं कि कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? 51 और 52 के समय, आज़ादी के समय की अगर जैसे बात है, तो उस समय जीडीपी का जो प्रतिशत है, जीडीपी में इसका योगदान है कृषि का, अभी 17% है। तो उस समय कितना था? उस समय लगभग 55 से 56% था। अब आप समझेंगे कि यार पहले तो 55-56% था और अब 17% बचा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी जो योगदान है कृषि का वो कम हुआ है। ऐसा नहीं है, पहले पूरी की पूरी डिपेंडेंसी, मतलब 55, आधे से ज़्यादा जो जनता थी, जनसंख्या थी, वो सिर्फ खेती करती थी। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे देश में ना ही इतने ज़्यादा सर्विस सेक्टर थे, ना ही इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी। तो आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ किस पे डिपेंड थे? कृषि पे डिपेंड। और आज के समय में आप देखें सिर्फ 17% योगदान का मतलब है कि बाकी की जो जीडीपी है वो हमारी इंडस्ट्री से, हमारी दूसरी सर्विसेज से आ रही है। तो जितनी कम डिपेंडेंसी, जितनी कम निर्भरता हमारी कृषि पर रहेगी, हमारा देश उतना विकसित रहेगा। कम से कम जीडीपी में अगर योगदान कृषि की तरफ से आ रहा है, ये एक इशारा है देश के विकासशील होने का। आज़ादी के समय 1955-56 के समय आप देख सकते हैं इतना प्रतिशत ज़्यादा था, मतलब उस समय हम बहुत दयनीय स्थिति में थे। ना हमारे उस समय खेती में मशीनीकरण का इस्तेमाल होता था, मतलब मशीनों से खेती नहीं करते थे। तभी इसी उद्देश्य को देखते हुए हमने शुरुआत की हरित क्रांति की, कि किसानों को मशीनों से खेती करने की तरफ क्या किया जाए? प्रोत्साहित किया जाए। सरकार ने किसानों को सब्सिडी देना शुरू किया कि कैसे भी करके आप अपनी खेती में मशीनों का इस्तेमाल करें, जिससे कि कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पैदावार बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये था हमारा इस समय वर्तमान में जीडीपी का 17% योगदान होता है, और 1952 और 51-52 के समय जीडीपी में कृषि का योगदान कितना था? 55-56% था। और बात आज की इस समय की करें तो वर्तमान में जो कृषि आश्रित जनसंख्या का 40% ही मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे देश में जितने भी किसान हैं उनमें सिर्फ 40% ही ऐसे किसान हैं जो खेती करते हुए किसका इस्तेमाल करते हैं? मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बाकी के जो बचे कुचे
60% लोग हैं, 60% कृषि आश्रित, कृषि आश्रित जनसंख्या अभी भी क्या कर रही है, अभी भी मानव श्रम और पशु श्रम, ठीक है। मतलब 60% लोग अभी भी मशीनों के बिना काम कर रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं और पशु श्रम इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे वो साल में सिर्फ एक या दो, एक से ज्यादा दो फसल ही दे पाते हैं और थक जाते हैं। लेकिन मशीनों का उपयोग करके अगर वो खेती करें तो वो दो से ज्यादा फसल भी अपने खेत से क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई तो भारत में 45% भूमि जो है, भूमि पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, ठीक है। बाकी 55% भूमि जो है, और ये भूमि वो भूमि है जो हम खेती में इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसमें हमने सिर्फ वही भूमि को शामिल किया है जो खेती योग्य भूमि, उस खेती योग्य भूमि में भी 45% भूमि पर तो सिंचाई उपलब्ध है, लेकिन 55% भूमि किस पर आश्रित है, मानसून पर, मानसून पर आश्रित है। और इसी वजह से एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य कहा है कि भारत में कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ, ठीक है। अब मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है, क्योंकि मानसून जो है वो कभी भी निश्चित नहीं होता, उसकी अनिश्चितता को देखते हुए ही कृषि को बोला जाता है मानसून का जुआ। चलिए अब बात करें भारत में जो हमारी कृषि योग्य भूमि है उसके 2/3 भाग पर खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न का उत्पादन किया जा रहा है। अब खाद्यान्न आप जानते ही हैं, खाद्यान्न मतलब वो फसलें जिन्हें हम भोजन के तौर पे, हमारे मुख्य भोजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब हर प्रदेश, हर क्षेत्र की जो फसलें हैं वो खाद्यान्न के तौर पे अलग अलग हैं। कुछ लोग चावल खाते हैं, कुछ लोग बाजरा, कुछ लोग रागी, कुछ लोग गेहूँ। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कुल फसल का जो 2/3 हिस्सा है वहाँ पे किसान सिर्फ क्या उगाता है, खाद्यान्न उगाता है। क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन का हिस्सा छोटा है और उन्हें सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है और बड़ी मुश्किल से उतने छोटे से ज़मीन के हिस्से में उनकी ज़रूरत पूरी होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए ही अपनी फसल पर खाद्यान्न उगाते हैं कि सिर्फ हमारा पेट जो है वो भर जाए। तो 2/3 हिस्से पे किसका उत्पादन किया जाता है, खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सरकार की भारत सरकार जीडीपी, अभी हमने समझा था जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का वर्तमान में 0.4, हाँ 0.40% इतना हिस्सा ही खर्च करती है, ठीक है।
मतलब जो भी हमारी जीडीपी है, जो इनकम है जीडीपी की, उसमें कृषि पर, ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप कि जीडीपी का वर्तमान में कृषि पर 0.40 हिस्सा ही खर्च करती है, ठीक है। लेकिन उन्हें क्या इतना पैसा खर्च करना, ठीक है, मतलब बहुत ही कम है ये हमारे भारत जैसे इतने बड़े देश में, जहाँ पे कृषि जो है वो एक प्रमुख उद्योग होता है या एक प्रमुख व्यवसाय है लोगों के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो जीवन रेखा है उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि ही है। और कृषि जैसे मुख्य व्यवसाय पे सिर्फ जीडीपी का आप 0.40% व्यय कर रहे हो। तब किसान आयोग ने एक सिफारिश दी थी कि किसान आयोग ने कहा था कि जीडीपी का 4% हिस्सा कृषि पर व्यय होना चाहिए, खर्च किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये किसान आयोग की सिफारिश थी कि हमारी कृषि पर लगभग जीडीपी का कम से कम 4% जो है उसे खर्च करना चाहिए सरकार को। चलिए आगे बात करते हैं, कृषि गणना। कृषि गणना जो है ये प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है, ठीक है। कृषि गणना जो है वो कब की जाती है, प्रत्येक 5 साल में की जाती है। और बात करें प्रथम की पहली बार जो है वो कब की गई थी, तो पहली बार 1970-71, ठीक है, 1970-71 के समय ये की गई थी। और अगर पूछें किसके द्वारा की गई थी, तो ये था हमारा कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय द्वारा की गई थी। कृषि मंत्रालय के द्वारा इसे किया गया था। और आखिरी बार अंतिम जो है वो कब हुई थी, अंतिम गणना जो है ये 2015 और 16 में हुई थी। और उसके बाद आपको पता है एक वैश्विक बीमारी कोविड-19 कोरोना वो आ गया था, उस वजह से उसके बाद इस गणना को नहीं किया गया। अब आगे जब भी होगी देखी जाएगी। और अगर बात करें जनगणना की, तो जनगणना कब होती है आपको पता ही है। जनगणना प्रत्येक 10 साल में होती है, प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार। इसे हम सेंसेक्स भी कहते हैं, ठीक है, सेंसेक्स इसी को कहा जाता है। और आखिरी बार ये हुई थी 2011 में, ठीक है। चलिए अब आप बात करते हैं कि एवरेज लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग का मतलब है कि भारत में प्रत्येक किसान के पास एक औसतन कितने हेक्टेयर जमीन आती है, ठीक है। मतलब 1 मिनट उसको पूरा लेंगे, अकॉर्डिंग टू मतलब ये हो जाएगा औसत भूमि होल्ड,
क्या कहेंगे हिंदी में? औसत भूमि। प्रति व्यक्ति कितने और कितने लोगों के पास कितनी जमीन है? औसत भूस्वामित्व। ठीक है। अब किसके हिसाब से करना है हमें? ये लिखा है ना, एग्रीकल्चर काउंट, मतलब जो अभी हम बात कर रहे थे भूमि गणना की। ठीक। तो एवरेज लैंड होल्डिंग अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर काउंट। तो इसको कुछ बांटा गया है 4 कैटेगरी में। अभी हम समझते हैं इसको। पहली है हमारी, चलिए यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले जो है हमारा लघु आकार। ठीक है। तो लघु आकार है, उसको समझते हैं कि हर एक औसत निकाला है, किसी के पास ज़्यादा भी हो सकती है और किसी के पास कम हो सकती है। तो जब हमने एक एवरेज निकाला तो उसमें कुछ इस तरह से आंकड़े सामने आए, जो कि आपके सामने हैं। अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि लैंड होल्डिंग में जो लघु आकार है, जिसमें आता है कि जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन, वो किस में आएगा? यह जाएगा हमारा लघु आकार में। इसके बाद आता है छोटी आकार की। ये जोत की बात हो रही है कि किस इंसान के पास लगभग कितनी जमीन है हेक्टेयर में, जिसे वो जोतते हैं। ठीक है। तो एक होती है फिर छोटी हेक्टेयर, जिसमें 1 हेक्टेयर में तो आ जाएगा आपका लघु आकार, और 1 से 2 हेक्टेयर वाले जो हैं ये आ जाएंगे आपके छोटी जोत में। ठीक है। चलो, अब है अर्ध मध्यम और मध्यम। ठीक है। तो बात करें अगर अर्ध मध्यम की, 2 से 4 हेक्टेयर और 4 से 10 हेक्टेयर। ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे मध्यम। और बात करें अगर बड़ी जोत की, तो 10 हेक्टेयर से ऊपर जिसके पास जमीन रहेगी वो हमारा बड़ी जोत में आएगा। अब समझ लेते हैं इनके प्रतिशत की, कैसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो लघु आकार के जिनके पास जमीन है। तो बात करते हैं 1 हेक्टेयर की, कि ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, वो है लगभग 67%। बात करें छोटी छोटी आकार की जोत वाले, 1 से 2 हेक्टेयर जिनके पास है, वो है लगभग 17%। फिर 2 से 4 हेक्टेयर में लगभग ये दोनों ही में 4.25% है। और बात करें अगर बड़ी जोत की, तो ऐसे करके सिर्फ 7.3% किसान हैं जिनके पास इतनी जमीन है जोतने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार संबंधी आंदोलन। ठीक है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। जैसा कि पहले एक आपने नाम सुना होगा भूदान आंदोलन का। ठीक है। ये आंदोलन जो है, इसको शुरू करने वाले, शुरुआत जो है वो किसने की थी? शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। ठीक है। भूदान एक ऐसा आंदोलन था जिसकी शुरुआत की थी विनोबा भावे ने, और इसकी शुरुआत जो है वो की थी 1951। अब इस भूदान आंदोलन में
क्या बताया गया था कि बड़ी बड़ी भूमि स्वामित्व वाले ने किसानों से भूमि दान करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, उन लोगों के लिए जिनके पास भूमि नहीं। ठीक है, तो ठीक है, ये भूदान आंदोलन है। इसमें क्या बताया था कि बड़ी भूमि स्वामित्व वाले किसानों से भूमि दान करने के लिए प्रेरित किया गया, और उन लोगों के लिए जिनके पास भूमि नहीं, मतलब ऐसे किसान जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि है, उनसे अपनी जमीन का थोड़ा सा हिस्सा ऐसे किसान को दान करने के लिए किया गया जिनके पास क्या नहीं है, भूमि नहीं है। ठीक है, एक और आंदोलन, ऐसा ही एक और आंदोलन था जिसका नाम था ग्राम दान। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे भूदान है, ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ था, एक ग्राम दान हुआ था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1952 में। ठीक है, और इसी समय पहला संविधान संशोधन हुआ था 1952 में ही। पहला पहला क्या हुआ हमारा, पहला संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, 1952 में। और इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि इसमें दो व्यवस्थाओं को लागू किया गया, जो कि हम आगे लिखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो जो दो दो व्यवस्थाएं शुरू की, दो व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई। ठीक है, और वो दो व्यवस्था हैं, एक है चकबंदी और दूसरी है हदबंदी। ठीक है, बात करें चकबंदी की, तो इस व्यवस्था में क्या हुआ, इस व्यवस्था में कृषि योग्य भूमि को ढूंढना और उस पर एक मोहर लगा देना, या फिर उसको बता देना कि ये जगह जो है ये कृषि योग्य। इस व्यवस्था में कृषि योग्य भूमि को ढूंढना एवं पता लगाना, या फिर ये समझ सकते हो कि कृषि योग्य भूमि का पता लगाना। ठीक है, बात करें हदबंदी की, तो इस व्यवस्था में भूमि की भूमि की एक सीमा तय की, भूमि स्वामित्व की एक सीमा तय कर दी थी। ठीक है? भूमि स्वामित्व आप जानते ही, भूमि स्वामित्व मतलब कि इस व्यवस्था में इस इंसान के पास इससे ज्यादा भूमि नहीं रहेगी, उसकी एक लिमिट, उसकी एक सीमा बता दी गई कि इससे ज्यादा जो है, उससे ज्यादा जमीन आप अपने नाम नहीं रख सकते। भूमि स्वामित्व की एक सीमा कर दी गई थी, जिसके अंतर्गत
सीमा से अधिक सीमा से अधिक भूमि का स्वामित्व नहीं रखा जा सकता था, रखा जा सकता। ठीक है, तो उस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन हुआ, उसमें दो व्यवस्थाएं आई, चकबंदी। इस व्यवस्था में हमें सिर्फ ये देखना था कि वो कौन सी भूमि है जिस पर हम कृषि कर सकते हैं, तो कृषि योग्य भूमि का ढूंढना या फिर पता लगाना। और इस व्यवस्था में एक लिमिट बता दी गई कि आप इससे ज़्यादा जमीन जो है उसका उसके मालिक बनकर आप नहीं रह सकते। ठीक है, तो एक लिमिट तय कर दी गई थी हदबंदी में। ठीक है, चलिए ठीक है। एक ऐसी समिति का नाम आता है जिसका नाम है जेसी कुमारप्पन। जेसी कुमारप्पन समिति। तो ये ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये जेसी कुमारप्पन समिति जो है इसका संबंध कौन सी चीज से है, या इस समिति ने किस चीज की सिफारिशों को दिया था सरकार को। ठीक है, तो बात करें इस समिति की, तो इस समिति की स्थापना 1949 में हुई। ठीक, इस समिति ने क्या किया था, इस समिति ने कृषि सुधार के लिए, कृषि सुधार के लिए सरकार को सिफारिशें दी। ठीक है, सिफारिशें दी थी। मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इस समिति की स्थापना कब हुई है, 1949 में। और इस समिति का संबंध किससे है, कृषि सुधार से है। मतलब इसने हमारी सरकार के लिए कृषि सुधार में होने वाले कुछ सिफारिशें जो है, कुछ बदलाव जो है, उसको लेकर सरकार को अपनी बात प्रस्तुत की थी। चलिए, अब आप ये बताइए कि भारत में कुल शुद्ध जो बोया गया क्षेत्र है, वो लगभग कितना है, वो लगभग 16.8 करोड़ का है। मतलब इतने हेक्टेयर, ठीक है, इतने करोड़ हेक्टेयर जो जमीन है वो कितनी है, वो कैसी है, वो बोया गया क्षेत्र है। 16.8 करोड़ जो है वो बोया गया क्षेत्र है। अब इसमें हम उनको भी ले सकते हैं कि भाई कृषि कृषि में तो इस्तेमाल होती है। कुछ जमीन जो है वो चारागाह, जो हमारे घास के मैदान जो हैं उसमें इस्तेमाल हो जाती है। कुछ जमीन जो है उसमें वन है, और कुछ जमीन ऐसी है जो कैसी है, बंजर है। मतलब ये वो क्षेत्र है जहाँ पे कृषि हो सकती है, लेकिन इन वजह से कि वो बढ़ गई है, कहीं पर कृषि, कहीं पर चारागाह, कहीं पर वन और कहीं पर बंजर। तो 51% जो है ये तो हमारी शुद्ध कृषि है। चारागाह की बात करें तो 4% भूमि हमारे चारागाह जो है, जो घास के मैदान है, इसमें इस्तेमाल हो जाती है। 22% पर वन है, और 23% जो जमीन है ये बंजर है। बंजर का मतलब कि वहाँ पर हम नॉर्मल तरीके से जो होता है, सामान्य तरीके से वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हो सकते। और अगर इसको नहीं रोका गया तो जल्द ही ये बंजर जमीन ही किस में बदल जाएगी, यही रेगिस्तान में बदल जाएगी, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, अगर हम इस 23% को, अगर जैसे कहीं पर बंजर होने का कारण है कि कहीं पर अति सिंचाई की जाती है, ज़्यादा सिंचाई होने की वजह से ही क्या होता है, वहाँ की मिट्टी जो है
वो उसमें उसमें अम्लीय हो जाता है या कहीं पर क्षारीय हो जाती है पानी की वजह से। तो अति सिंचाई और कम सिंचाई ये दोनों ही जो ऐसी कंडीशन है जो हमारी मिट्टी के उपजाऊपन को क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसीलिए 2004 में एक परियोजना आई थी, इसको समझ लीजिए। 2004 में जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक, तो 2004 में एक परियोजना शुरू हुई थी जिसका नाम था नदी जोड़ो योजना। ठीक है, नदी जोड़ो योजना। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या किया है अब आप ये समझ। तो नदी जोड़ो योजना ये हमारे 2004 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने इसको शुरू किया था। इन्होंने क्या कहा था कि ऐसी नदियां जहां बाढ़ की स्थिति बनती है, उन्हें उन क्षेत्रों की नदियों से जोड़ना, उन क्षेत्रों की नदियों से जोड़ना जहाँ क्या हो, जहाँ या तो कम बारिश हो या फिर जहाँ पर क्या हो, सूखे की स्थिति, सूखे की स्थिति बनती हो। जिससे क्या होगा कि जिन नदियों में बाढ़ आती है उनका पानी बहकर उस जगह चला जाएगा जहाँ पर कम बारिश होती है या फिर जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर सूखे की स्थिति बनती है। ठीक है, तो ये था हमारा नदी जोड़ो योजना। और इससे क्या होगा कि जहाँ पर कम बारिश होगी और जहाँ पे सूखे की स्थिति बनती है वहां पर जब पानी पहुंचेगा तो जिससे वहां की कृषि, वहां की कृषि का क्या हो सकेगा, विकास हो सकेगा। नदी जोड़ो योजना से नदी का जो पानी है वो उस जगह तक भी पहुंच जाएगा जहाँ पर कम वर्षा होती है, जहाँ पर सूखे की स्थिति बनती है। तो उस वजह से जब पानी वहां पर पहुंच जाएगा तो उससे वहां की जो कृषि है उसका विकास होगा, कृषि का विकास और रोजगार की भी स्थिति बनेगी, रोजगार का भी क्या होगा, सृजन होगा। ठीक, ये थी हमारी नदी परियोजना। ठीक है, तो ये था हमारा कृषि को लेकर आपके लिए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। इसके अलावा कृषि पर आधारित जो अलग अलग क्रांतियां हैं और कृषि के जो प्रकार हैं इन्हें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल।